चलिए, हेलो एवरीवन। आज हम लोग नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट कर रहे हैं। इससे पहले हम लोगों ने जो टॉपिक डिस्कस किया था वो हमने देखा लंग्स में किस तरह से एयर पास करता है। तो एयर फ्रॉम एक्सटर्नल नेयर्स से जो एयर है वो कहाँ पे पहुँचा था? वो पहुँचा था हमारे एल्वियोलाई तक। ठीक है, अब आओ, अगर हम उस रास्ते में आ रहे होंगे तो हमको एक फेरिंग्स मिलेगा और एक मिल जाएगा लैरिंग्स। जैसे देखिए यहाँ पे अगर हम इस फिगर को देखें, अगर हम इस फिगर को अगर नोट करें तो ये तो हो गया माउथ और ये क्या हो गया? नोज। ये माउथ और ये नोज हो गया और इस जगह को हम फेरिंग्स बोलते हैं। इस जगह को हम बुलाते हैं फेरिंग्स। माउथ और नोज का जो ओपनिंग है जिस जगह पे होगा उसको हम फेरिंग्स बोलते हैं। तो इस चैप्टर में हम लोग ब्रीदिंग के बारे में पढ़ रहे थे तो नोज का देखते हैं। नोज का जो ओपनिंग है वो जिस जगह पे होता है उसको नैजो फेरिंग्स बोलते हैं। तो फेरिंग्स का कौन सा पार्ट हो गया? जहाँ पे नोज का ओपनिंग होगा उसको नैजो फेरिंग्स बोलेंगे। तो हम लोग पहले देखते हैं नैजो फेरिंग्स। अब देखो यहाँ पे ये वाला पार्ट, ये फेरिंग, ये पूरा एरिया को फेरिंग्स कहते हैं हम लोग। ये पूरा एरिया फेरिंग्स है। तो फेरिंग्स का ये वाला जो पार्ट है जहाँ नोज का ओपनिंग होता है इसको हम बुलाते हैं नैजो फेरिंग्स। इसको नैजो फेरिंग्स बुलाते हैं हम लोग। अब इस फेरिंग्स का मेन काम है, ये एक कॉमन पैसेज है। ये कॉमन पैसेज है जहाँ से फूड, वाटर और एयर पास करता है। तो हम लोग यहाँ ब्रीदिंग के बारे में अगर देखेंगे तो जो नैजो फेरिंग्स है यहाँ से एयर पास करेगा। ठीक है, ये एयर पास करेगा। जब ये एयर यहाँ से पास करके आएगा तो हमको वहीं पर मिलेगा आपको ग्लॉटिस, इपीग्लॉटिस और कुछ लैरिंग्स के पार्ट। तो लैरिंग्स के बारे में हम लोग डिस्कस भी किए थे। लैरिंग्स के ही मदद से हम लोग आवाज़ निकल पाते हैं। इसको साउंड बॉक्स भी बोलते हैं। लैरिंग्स को हम लोग साउंड बॉक्स या वॉइस बॉक्स बोलते हैं, जहाँ से आवाज़ बाहर आता है। और हम लोग डिस्कस भी कर चुके हैं इसी लैरिंग्स के बारे में कि इन द केस ऑफ बर्ड्स साइरिंग्स प्रेजेंट होता है जहाँ से आवाज़ आता है। तो लैरिंग्स और क्या हो गया आपको? साइरिंग्स के बारे में। अगर आप देखिए यहाँ पे, ठीक है, तो ये हो गया ना आपको यहाँ पे हम लोगों ने देखा था। तो देखिएगा यहाँ पे सबसे पहले हम लोग देख लेते हैं किसके बारे में। सबसे पहले हम लोग डिस्कस करते हैं लैरिंग्स और उसके पहले ग्लॉटिस। देखिए यहाँ पे, तो जब हम इधर से पास करते रहेंगे तो हमको यहाँ पर एक एरिया मिलेगा जिसको हम ग्लॉटिस बोलते हैं। ये ऐसा पाथवे होगा जिसको हम क्या बोलेंगे? ग्लॉटिस। तो ओपनिंग ऑफ ट्रैकिया इज कॉल्ड ग्लॉटिस। ट्रैकिया या विंड पाइप का जो ओपनिंग है इसको हम लोग ग्लॉटिस बोलते हैं। तो यहाँ पे ओपनिंग है ना, इस ओपनिंग को हम लोग क्या नाम देंगे? इसको हम बुलाएंगे ग्लॉटिस। इसको क्या बोलेंगे? ग्लॉटिस। ग्लॉटिस क्या हो गया? ओपनिंग ऑफ विंड पाइप या ट्रैकिया। ओपनिंग ऑफ विंड पाइप या ट्रैकिया, इसी को हम ग्लॉटिस बोलेंगे। और इस ग्लॉटिस के ऊपर यहाँ पर एक कवरिंग फ्लैप लाइक स्ट्रक्चर होगा, इसको हम लोग बुलाते हैं इपीग्लॉटिस। इसको इपीग्लॉटिस बोलते हैं। तो काम क्या है कि विंड पाइप में सिर्फ एयर ही जाएगा। एयर के अलावा ना तो वाटर जाएगा ना ही फूड पार्टिकल्स जाएगा। तो एयर के अलावा फूड पार्टिकल्स और वाटर ये दोनों इंटर ना करे, इसके लिए इपीग्लॉटिस प्रेजेंट होता है। तो इपीग्लॉटिस एक कवरिंग फ्लैप लाइक स्ट्रक्चर है जिसका काम है जिसका काम है ग्लॉटिस को कवर करना, विंड पाइप में फूड और वाटर ना जा सके इसी वजह से। अब आइए, जब हम इसके इधर आएंगे तो हमको यहाँ पर लैरिंग्स मिलेगा। क्या मिल जाएगा यहाँ पे? यहाँ पर मिलेगा लैरिंग्स। आप इसको नोट कर लीजिए, फिर हम लोग लैरिंग्स के बारे में डिस्कस करते हैं। लैरिंग्स का क्या काम है देखिए। अब हम लोग समझते हैं लैरिंग्स के बारे में। अगर हम लैरिंग्स के बारे में देखेंगे तो समझिएगा लैरिंग्स का क्या काम है। लैरिंग्स, ये जो लैरिंग्स है इसको हम लोग साउंड बॉक्स भी बोलते हैं। ऑल्सो नोन एज या कॉल्ड साउंड बॉक्स या वॉइस बॉक्स भी बोलते हैं इसको हम लोग। यहीं से आवाज बाहर आता है तो इसी को हम साउंड बॉक्स या
वॉइस बॉक्स बोलते हैं जहां से आवाज बाहर आता है एक वाइब्रेशन के साथ। और दूसरी बात अगर हम देखें लैरिंग्स के बारे में, तो जो लैरिंग्स है मेल के केस में इसका साइज थोड़ा बड़ा हो जाता है, इसको हम एडम्स एप्पल बोलते हैं। अब देखिए इन द केस ऑफ मेल, it becomes enlarged in size, which looks like, जो किसके जैसा दिखता है, which looks like एडम एप्पल, जो एडम्स एप्पल के शेप का नजर आता है। ठीक है, और अब देखिएगा इसमें क्या हो गया ना, मेल में इसका साइज बड़ा हो जाता है। अगर हम फीमेल की बात करें, इन द केस ऑफ फीमेल इट रिमेन नॉर्मल इन साइज। इसके फीमेल के केस में इसके साइज में कोई डिफरेंसेस नहीं आएगा, तो मेल में लैरिंग्स का साइज बड़ा हो जाएगा जबकि फीमेल में नॉर्मल होगा। इससे क्या डिफरेंसेस आएंगे वो हम डिफरेंसेस को देखते हैं। अभी पहले देखो इसमें क्या डिफरेंसेस आता है वो समझते हैं हम लोग पहले। देखिए अगर हम देखें इसमें, तो देखो इसमें क्या हमको पता चल रहा है। इसको देखिएगा, कह रहा है अगर हम देखें तो समझिएगा, इन मेल, हम सबसे पहले देखते हैं मेल के केस में और फिर हम लोग डिस्कस करेंगे फीमेल के केस में। मेल और फीमेल में क्या है वो समझिएगा। तो पहला है मेल में, मेल के केस में क्या हो गया, तो लैरिंग्स प्रेजेंट था, लैरिंग्स का साइज कैसा हो गया मेल में, इनलार्ज हो गया, इनलार्ज इन साइज। और फीमेल में कैसा है ये, अगर फीमेल की बात करें तो यहां पर लैरिंग्स कैसा है, नॉर्मल है, नॉर्मल इन साइज। अब इससे क्या डिफरेंसेस आ रहा है वो समझते हैं। कहता है मेल में अगर इसका साइज बड़ा हो गया तो इससे क्या होगा, मेल का आवाज, वॉइस बिकम्स हैवी, आवाज भारी हो जाएगा। पिच कैसा होगा, लो या हाई, तो लो पिच हो जाएगा, आवाज कम डिस्टेंस को ट्रेवल कर पाएगा, इसका जो डिस्टेंस है ट्रेवल करने का वो ज्यादा नहीं होगा। साउंड कांट ट्रेवल लॉन्ग डिस्टेंस इन एयर। अगर हम फीमेल की बात करें तो फीमेल में क्या होगा, वॉइस बिकम्स श्रिल। फीमेल के केस में आवाज कैसा होगा, श्रिल हो जाता है, पतला हो जाता है। पिच कैसा होगा, हाई पिच हो जाएगा। और श्रिल होने के कारण जो आवाज है, साउंड कैन ट्रेवल लॉन्ग डिस्टेंस। तो फीमेल का जो आवाज है वो काफी लॉन्ग डिस्टेंस तक ट्रेवल करता है एयर में। तो ये पता चल गया मेल और फीमेल का। मेल का जो आवाज है वो कैसा हो जाएगा, हैवी हो जाएगा, क्योंकि लैरिंग्स का साइज बड़ा हो गया और लॉन्ग डिस्टेंस ट्रेवल भी नहीं कर पाएगा। जबकि फीमेल के केस में इसका उल्टा है, फीमेल में आवाज श्रिल हो जाएगा, पिच हाई होगा और आवाज उसका बहुत दूर तक एयर में ट्रेवल करेगा। अगर हम बर्ड्स की बात करें तो इन द केस ऑफ बर्ड्स साइरिंग्स प्रेजेंट होता है। हालांकि ये आपके सिलेबस में है नहीं, बट आप नोट कर लो, इन बर्ड्स साइरिंग्स इज प्रेजेंट। बर्ड्स में साइरिंग्स प्रेजेंट होता है, हम लोगों में लैरिंग्स है जहां से हम आवाज निकालते हैं, और पक्षी के केस में साइरिंग्स है। पक्षी का जो आवाज बाहर आता है वो साइरिंग्स के मदद से आता है। तो इसी, और साइरिंग्स क्या करता है ना, जब भी हम बोलते हैं तो वाइब्रेशन होता है। आप जब बोलेंगे तो यहाँ पे आप टच करना है, यहाँ पे तो एक वाइब्रेशन होगा और यही वाइब्रेशन से आवाज बाहर आता है। अगर हम जिराफ की बात करें
तो जिराफ एक ऐसा जानवर है जिसको हम स्पीचलेस बुलाते हैं। जिराफ, इसको नोट करके आप लिख लीजिएगा, जिराफ एक स्पीचलेस एनिमल है। जिराफ इज अ स्पीचलेस एनिमल, इसको स्पीचलेस एनिमल बोलते हैं। स्पीचलेस एनिमल इसलिए बोलते हैं, ऐसा नहीं कि इसके पास लैरिंग्स नहीं है, लैरिंग्स बिल्कुल है, बट इसका जो गर्दन है, जो गला है, वो इतना एक्सपेंड कर गया, इतना लॉन्ग हो गया कि आवाज़ बाहर तक अच्छे से आ ही नहीं पाता, इसलिए उसको स्पीचलेस एनिमल बोलते हैं जिराफ को। चलिए इसको नोट कर लीजिए पहले। अब आइए, अब इसको लिखने के बाद अब जो आवाज़ है वो सीधे विंड पाइप से होता हुआ पहुंचेगा कहाँ पे, हमारे लंग्स में। अब लंग्स में जब आएगा तो ये एल्वियोलाई हो गया। इस एल्वियोलाई के बारे में हम देखें कि जब यहाँ पर वो एयर आ गया, अब यहाँ से डिफ्यूजन होना शुरू होगा। यहाँ से क्या होगा, अब डिफ्यूजन होगा। अब देखिएगा डिफ्यूजन का क्या है, आप समझिए कि ये एल्वियोलाई हो गया, ये क्या हो गया, एल्वियोलाई हो गया, ये एल्वियोलाई हो गया। और एल्वियोलाई से अब जो एयर है वो आएगा कहाँ पे, आपको ब्लड वेसल्स में। तो पहले समझो, इसमें याद होगा ना आपको, ऑक्सीजन आ गया, और आप कभी ऐसा मत सोचिएगा कि एयर इसमें पूरा वैक्यूम हो जाता, कभी खाली नहीं होगा। एल्वियोलाई में अगर ऑक्सीजन ज़्यादा होगा तो कार्बन डाइऑक्साइड कम होगा, और अगर कार्बन डाइऑक्साइड ज़्यादा होगा तो ऑक्सीजन कम होगा, लेकिन दोनों का दोनों गैस एल्वियोलाई में हमेशा प्रेजेंट होता है। एल्वियोलाई कभी भी एयर से खाली नहीं होगा, क्योंकि अगर वो खाली हो जाएगा तो वो कोलैप्स कर जाएगा। इसलिए एल्वियोलाई में हमेशा ऑक्सीजन भी प्रेजेंट है और CO2 भी प्रेजेंट है। डिफरेंसेस यही है कि जब हम सांस लेंगे तो ऑक्सीजन का मात्रा ज़्यादा होगा, जब सांस छोड़ रहे होंगे तो कार्बन डाइऑक्साइड का कंसंट्रेशन ज़्यादा होगा, बट बोथ गैसेस आर ऑलवेज प्रेजेंट इन साइड एल्वियोलाई। ठीक है, अब एल्वियोलाई में तो एयर हमेशा प्रेजेंट होता है। अब यहाँ से जो एयर है वो डिफ्यूजन होगा, और डिफ्यूजन होकर के वो जाएगा कहाँ पे, हमारे ब्लड के वेसल्स में। लेकिन उसको समझने से पहले आप ऐसे समझिएगा कि हम क्या करते हैं ना, एक हम रिस्पायरेशन केस देखते हैं, है ना, जहाँ पे हमको टाइडल वॉल्यूम का भी पता चलेगा। और उससे पहले हम लोग देखेंगे कि जब एयर हमारे बॉडी के अंदर जाएगा तो उससे हमारे बॉडी में क्या क्या बदलाव आएगा, है ना, उसको हम एक बार देखेंगे। इसको पहले आप नोट कर लीजिए क्या था, तो इसको हम लिख देते हैं वैसे, हालांकि आप देखिएगा हम लिख दे रहे हैं यहाँ पे, देखिए, इन एल्वियोलाई both types of gases, ऑक्सीजन भी आ गया और कार्बन डाइऑक्साइड भी आ गया। इन एल्वियोलाई both types of gases are present, यहां पे दोनों टाइप्स के गैसेस प्रेजेंट होते हैं। cause if alveoli becomes empty, then it may be collapse। अगर एल्वियोलाई खाली हो जाएगा तो वो क्या हो सकता है, कोलैप्स कर सकता है। ठीक है, तो ये किसके बारे में हो गया, आपको एल्वियोलाई का हो गया। तो हमको पता चल गया कि वहां पे ऑलरेडी क्या होगा, प्रेजेंट होगा ही होगा। तो अगर अब देखो यहाँ पे, ये तो हमको पता चल गया ना, एल्वियोलाई का पता चल गया अपने को। एल्वियोलाई के बाद अब समझते हैं हम लोग, ये एल्वियोलाई का था। अब एल्वियोलाई के बाद देखेंगे कि एयर हमारे लंग्स में जब आएगा तब क्या होगा, फिर हम लोग टाइडल वॉल्यूम का देखेंगे। देखिए, आप समझो ऐसे, इसमें को कहते हैं हम लोग मैकेनिज्म, मैकेनिज्म ऑफ ब्रीदिंग, मैकेनिज्म ऑफ ब्रीदिंग। ब्रीदिंग का मैकेनिज्म अब समझते हैं क्या है। अब देखो इसके मैकेनिज्म के बारे में आपको बता रहे हैं। आप समझो इसमें दो तरह का केस है, पहला है इंस्पायरेटरी केस, दूसरा है एक्सपायरेटरी केस, है ना, इंस्पायरेटरी और आपको पता है कि हमारा जो लंग्स है वो कहाँ पे प्रेजेंट है, थोरेसिस कैविटी में प्रेजेंट है, थोरेसिस चैम्बर में प्रेजेंट है, जो कहाँ पे है, तो रिब केज और वर्टिब्रल कॉलम के बीच में, रिब केज और वर्टिब्रल कॉलम के बीच में जो स्पेस है ना, उसी को बोलते हैं थोरेसिस चैम्बर, थोरेसिस कैविटी।
ठीक है, जहां पे हमारा लंग्स प्रेजेंट होता है। तो अगर हम मैकेनिज्म की बात करेंगे तो आप पहले यहां पे देखो, आवर लंग्स इज प्रेजेंट इन थोरेसिस कैविटी। थोरेसिस कैविटी में प्रेजेंट होता है। थोरेसिस कैविटी किसको कहते हैं हम लोग? स्पेस बिटवीन रिबकेज एंड वर्टिब्रल कॉलम। आप अगर फिगर को देखेंगे तो सपोज करो ये वर्टिब्रल कॉलम हो गया और आगे में आपका क्या होता है? रिबकेज, या आप ऐसे समझो ये आपका रिबकेज हो गया, सॉरी ये स्टर्नम हो गया, यहां से आपका निकलता है ना रिबकेज, ये सब रिबकेज हो गया, ये रिबकेज हो गया। और इसके पीछे में, इस रिबकेज के पीछे में यहां पे आप समझो ऐसे करके वर्टिब्रल कॉलम है। तो इस दोनों के बीच में जो आपको स्पेस दिख रहा है ना, ये स्पेस जहां पे ये लंग्स प्रेजेंट होता है, इसी स्पेस को बोलते हैं थोरेसिस कैविटी, है ना, खाली जगह है, थोरेसिस चैम्बर, जहां पे लंग्स प्रेजेंट होगा। अब यहाँ पे इसमें कुछ मैकेनिज्म होगा, उस मैकेनिज्म को हम समझते हैं, ठीक है ना। ये आपका हो गया क्या? थोरेसिस। तो अब इसके मैकेनिज्म को हम पहले समझते हैं कि इसका मैकेनिज्म क्या है। वो देखो, आप देखिएगा मैकेनिज्म का कह रहा है, इसमें दो तरह का है। इट इज ऑफ टू टाइप्स, इट इज ऑफ टू टाइप्स, ये दो टाइप्स का है। कौन कौन हो गया? तो पहला जो टाइप्स है इसको हम बोलते हैं इंस्पायरेशन, इसको क्या बुलाते हैं हम लोग? इंस्पायरेशन। और दूसरा जो टाइप्स है उसको हम बुलाते हैं एक्सपायरेशन। तो इंस्पायरेशन और क्या हो गया? एक्सपायरेशन। अब दोनों का क्या मतलब है? इंस्पायरेशन का मतलब क्या हो गया? वैसा प्रोसेस जिसमें एयर अंदर आएगा, जब हम एयर को इनहेल करेंगे तो इंस्पायरेशन बोलेंगे, और जब एयर को एक्सहेल आउट करेंगे तो इसको हम एक्सपायरेशन बोलते हैं। तो इंस्पायरेशन किसको बोले पता चल गया, एक्सपायरेशन किसको बोलेंगे ये भी पता चल गया। तो एक सिंपल लैंग्वेज में हम लिख सकते हैं यहाँ पे, तो इसको हम पहले लिख दे रहे हैं आपको, नेक्स्ट में आप इसको कर लो। देखो यहाँ पे हम देखो क्या लिखेंगे, एक तरफ हम लिख लेते हैं इंस्पायरेशन, और दूसरे तरफ हम लोग लिख लेते हैं एक्सपायरेशन। तो एक तरफ हो गया इंस्पायरेशन और दूसरे तरफ क्या हो गया? एक्सपायरेशन। तो अब आप इंस्पायरेशन का मतलब पहले समझो, इसको किसको कहेंगे? व्हेन वी इनहेल एयर, इनहेल एयर, तो आपको पता है ना जब एयर को इनहेल करेंगे तो क्या आ जाएगा? ऑक्सीजन जाएगा। व्हेन वी इनहेल एयर, तो इसको हम क्या बोलेंगे? इंस्पायरेशन, है ना। इनहेलेशन ऑफ एयर इज कॉल्ड इंस्पायरेशन, और एक्सहेल आउट ऑफ एयर इज कॉल्ड एक्सहेल एक्सपायरेशन। व्हेन वी एक्सहेल आउट एयर, जब एयर को हम एक्सहेल आउट करेंगे तो किसको एक्सहेल करेंगे? CO2 को करेंगे। तो ये इंस्पायरेशन और एक्सपायरेशन हो गया, ठीक है। इंस्पायरेशन का मतलब ऑक्सीजन अंदर जाएगा, और एक्सपायरेशन का मतलब ऑक्सीजन जब छोड़ेंगे तो यहां पर एनर्जी लगेगा, ये एक्टिव प्रोसेस है, एनर्जी लगेगा। और एक्सपायरेशन में एनर्जी नहीं लगता है, ये पैसिव प्रोसेस है। ये एक्टिव प्रोसेस और ये पैसिव प्रोसेस, यहाँ एनर्जी लगेगा, इसमें एनर्जी, आप जब सांस लेंगे ना तो आप देखना सांस लेने के दरमियान में एनर्जी लगता है, एनर्जी लगेगा, तो ये इंस्पायरेशन हो गया। सांस छोड़ेंगे तो एनर्जी लगता ही नहीं है, एक्सपायरेशन हो गया। एक बात समझना यहाँ पे, जब हम सांस ले लिए सांस, और हम अपने नाक और मुंह को बंद कर लेंगे, तो ऐसा मानते हैं हम लोग कि स्टिचियन ट्यूब जो हमारे मिडिल ईयर से निकलता है, वहां से कुछ एयर बाय द हेल्प ऑफ डिफ्यूजन ईयर के थ्रू बाहर आएगा। ये क्वेश्चन पूछा हुआ भी है, तो याद रखिएगा कि जब हम नाक और मुंह को बंद कर लेंगे तो हवा कान के द्वारा भी बाहर आएगा स्टिचियन ट्यूब की मदद से, ठीक है। अब देखो यहाँ पे, अगर हम इंस्पायरेशन और एक्सपायरेशन पे आए तो देखते हैं हमको क्या पता चल रहा है। यहां पे आते हैं, आप सोचो जब एयर लेंगे तो हमारे लंग्स में कुछ चेंजेज होगा, है ना। ड्यूरिंग इनहेलेशन या ड्यूरिंग इंस्पायरेशन
अच्छा एक बात सोचिएगा, हम इंस्पायरेशन कब कर पाएंगे? जब ऑक्सीजन का कंसंट्रेशन हमारे बॉडी से ज़्यादा बाहर का होगा, तभी तो कर पाएंगे ना। ड्यूरिंग इंस्पायरेशन द कंसंट्रेशन ऑफ ऑक्सीजन इज मैक्सिमम, द कंसंट्रेशन ऑफ ऑक्सीजन, एक मिनट, द कंसंट्रेशन ऑफ ऑक्सीजन इन लंग्स है ना, कंसंट्रेशन ऑफ ऑक्सीजन इन एटमॉस्फेयर इज मोर देन लंग्स, तभी हम इंस्पायरेशन कर पाएंगे। और एक्सपायरेशन कब कर पाएंगे? जस्ट इसका उल्टा होगा। ड्यूरिंग एक्सपायरेशन द कंसंट्रेशन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड इन लंग्स आर मोर देन एटमॉस्फेयर। ये दोनों कंडीशन हमको पता चल गया इन इंस्पायरेशन का और एक्सपायरेशन का। अब इस दोनों में देखते हैं कि आखिर इस दौरान बदलाव क्या होता है। तो जब हम सांस लेंगे, देखिएगा, ड्यूरिंग इंस्पायरेशन some changes are seen in our lungs। हमारे लंग्स में कुछ बदलाव दिखेगा। क्या दिखेगा? तो सोचिए, तो पहला पॉइंट याद रखिएगा। सबसे पहले क्या होगा? जब हम सांस लेंगे, रिब्स और स्टेरनम ऊपर आ जाएगा। पहला, रिब्स एंड स्टेरनम रेज्ड अप। दूसरा बोलिएगा, डायफ्राम कॉन्ट्रैक्ट करेगा। आपको फिगर भी हम दिखाएंगे। डायफ्राम कॉन्ट्रैक्ट। तीसरा बोलिएगा, वॉल्यूम अंदर, एयर के लंग्स के अंदर जो वॉल्यूम है ना, थोरेसिस कैविटी, थोरेसिस चैम्बर जिसको बोलेंगे, वो क्या होगा? इंक्रीज कर जाएगा। वॉल्यूम ऑफ लंग्स इंक्रीजेज। इधर इसका जस्ट उल्टा लिखेंगे हम लोग। इधर क्या हो जाएगा? बोलिए तो। ड्यूरिंग एक्सपायरेशन सम चेंजेज आर सीन। यहां पे कुछ चेंजेस दिखेगा। अब हमारे लंग्स में क्या होगा? यहां पे रिब्स और स्टेरनम ऊपर आ रहा था ना, यहां पे क्या होगा? रिब्स एंड स्टेरनम मूव्स ऑन नॉर्मल पोजीशन, अपने नॉर्मल पोजीशन पर वो आ जाएगा। दूसरा बोलिएगा, डायफ्राम रिलैक्स करेगा। डायफ्राम रिलैक्स्ड। थर्ड पॉइंट बोलिएगा क्या होगा? यहां पे वॉल्यूम डिक्रीज कर जाएगा। वॉल्यूम ऑफ लंग्स डिक्रीज। ठीक है, अब इसको हम फिगर से देख लेंगे। पहले हम इसके सामने फिगर लिखेंगे, आप इसको नोट कर लीजिए पहले। आइए देखिए, अब देखिएगा फिगर का। अगर हम फिगर देखें इंस्पायरेशन का, तो ये आपको जब एयर अंदर आएगा तो उसमें क्या होगा? वॉल्यूम बढ़ेगा। तो देखो यहां पे ये लंग्स का ओपनिंग हो गया। यहां से क्या हो रहा है? यहां से ऑक्सीजन अंदर आ रहा है। ठीक है, ये ऊपर जाएगा। रिब्स एंड स्टेरनम रेज्ड अप, ऊपर चला गया। ये डायफ्राम का है। द डायफ्राम कॉन्ट्रैक्ट, ये वॉल्यूम हो गया थोरेसिस।
वॉल्यूम इंक्रीज, वॉल्यूम इंक्रीज, ये किसका हो गया आपको? इंस्पायरेशन का। समझ में आ रहा होगा ना? अब देखो ये एक्सपायरेशन का देखते हैं हम लोग। अब देखिएगा, अगर हम एक्सपायरेशन का देखें तो क्या दिख रहा है हमको? यहां से CO2 बाहर जा रहा है, ये फिर से क्या हो गया? नॉर्मल पोजीशन पे पहुंच गया। रिब्स एंड स्टर्नम मूव्स ऑन नॉर्मल पोजीशन, ये अपने नॉर्मल पोजीशन पे चला गया। अगर हम बात करें इसकी तो डायफ्राम रिलैक्स, यहां पे डायफ्राम क्या हो गया? रिलैक्स हो गया। वॉल्यूम इंक्रीज किया कि डिक्रीज किया? तो वॉल्यूम डिक्रीज कर गया। ठीक है, तो ये था किसका? इंस्पायरेशन और एक्सपायरेशन का भाई मेरे। ये हो गया इंस्पायरेशन का, और ये किसका हो गया? ये हो गया एक्सपायरेशन का। ठीक है, अब रही बात कि हम वॉल्यूम को मेजर कैसे करते हैं। तो वॉल्यूम का जो मेजरमेंट है, एयर का जो वॉल्यूम हम जो हम एयर को मेजर करते हैं वो स्पायरोमीटर के मदद से करते हैं। ये इंपॉर्टेंट है तो आप नोट कर लीजिएगा। देखिए हम क्या लिखते हैं, वॉल्यूम ऑफ एयर in our lungs can be measured by the help of a spirometer। जैसे थर्मामीटर होता है ना, जिसे हम टेम्परेचर नापते हैं अपने बॉडी का, उसी तरह से स्पायरोमीटर है। तो स्पायरोमीटर के मदद से हमको ये पता चलता है कि हमारे लंग्स में एयर का वॉल्यूम कितना है, हम कितना एयर को अंदर ले पा रहे हैं, कितना एयर को हम बाहर रिलीज कर पा रहे हैं। ये कैसे पता चलेगा? स्पायरोमीटर की मदद से पता चलेगा। ठीक है, ये वाला हो गया ना यहाँ पे। चलिए इसको लिख लीजिए फटाक से, चलिए इसको नोट कर लीजिए। इसके बाद हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में इसको हम नोट करते हैं।